हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया प्ले शुरू कर रहे हैं, राइडर्स टू द सी। ये J.M. सिंह जो आयरिश प्ले राइटर है, जॉन मिडलटन सिंह, उनका ये प्ले है। और ये एक स्मॉल प्ले है, एक 1 एक्ट प्ले है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं करीब 4-5 कैरेक्टर्स हैं। तो एक छोटा प्ले है। हाउएवर ये जो प्ले है ये एक ट्रेजेडी है। ये इसमें मेलंकली है, इसमें मतलब सैडनेस है, और ये प्ले हमको मूव करता है। हाउएवर अनलाइक जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं जिनमें कि हीरोज़ दिखाए जाते हैं, बड़े किंग्स दिखाए जाते हैं, जिनमें कि ग्रेट क्वालिटीज़ होती हैं, और कुछ एक ऐसी कमी होगी जिसके वजह से वो फॉल करते हैं, जिसके वजह से उनका पतन होता है। शेक्सपियर भी ऐसे ही ट्रेजेडीज़ होती थी जिसमें ओथेलो एक बड़ा जनरल था, मैकबेथ एक बड़ा जनरल था, बट क्योंकि मैकबेथ में एम्बिशन था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ओथेलो में जेलेसी थी। ये प्ले जो है ये डिफरेंट प्ले है। ऑफ कोर्स मॉडर्न टाइम का प्ले है, तो ये ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करेगा। विलियम बटलर ईस्ट जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आयरिश लिटरेरी फिगर हुए, एक ग्रेट पोएट भी थे। वो J.M. सिंह से मिले पेरिस में, और उन्होंने कहा कि आप जाओ आयरलैंड में। आयरलैंड में 3 आइलैंड्स हैं ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड। सो आयरलैंड जो देश है उसके वेस्ट साइड में 30 किलोमीटर अवे 3 आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिनको कलेक्टिवली एरन आइलैंड कहा जाता है। तो वहाँ आप जाओ, वहाँ लोगों से मिलो। वो लोग जो कि अदरवाइज एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं, नेचर के बहुत क्लोज हैं, उन लोगों के कस्टम्स के बारे में, फोक ट्रेडिशंस के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानो, और फिर आपको एक मटेरियल मिलेगा जो आप अच्छा काम कर सकते हो। तो इस 3 आइलैंड्स की एक तो आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। दूसरा जो सेंट्रल आइलैंड है उसका नाम है इनिसमान। 3 आइलैंड है, छोटा आइलैंड जो सेंटर में है उसका नाम है इनिसमान आइलैंड। और इस आइलैंड की कहानी लिखी है इस प्ले में J.M. सिंह ने। 3 बार उन्होंने विजिट किया इस आइलैंड को, और अपने अनुभव इस ड्रामा में वो लिखते हैं। 1904 में, आज से ठीक 120 पहले, उन्होंने लिखा था राइडर्स टू द सी। 3 साल बाद 1907 में उन्होंने एक नॉन फिक्शनल वर्क था उनका, द एरन आइलैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इस ड्रामा के बारे में वो ये है कि नेचर प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। ये जो कम्युनिटी हमको दिखाई गई है इस नावल में वो एक रूरल कम्युनिटी है, विलेज के लोग हैं। अब विलेज के जो लोग होते हैं, जो रूरल कम्युनिटी होती है, नेचर उनके बिल्कुल क्लोज होता है। जैसे कि कोई शेपर्ड है, तो वो हिल में रहता है, वहाँ की बर्फ़, वहाँ की छोटी छोटी घासें उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके अपने जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं भी एक गढ़वाल हिल्स में रहता हूँ। हमारा जो घर है वो पहाड़ों में होता है। जो हमारे खेत होते हैं वो भी टेरेस नुमा खेत होते हैं, वो भी पहाड़ों में होते हैं। जंगल की लाइफ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे जो ट्राइब्स हैं वो भी जंगलों में रहते हैं। जो पीजेंट्स हैं, जो किसान लोग जो हैं, वो रिवर्स के पास में रहते हैं। सो नेचर इज़ अ लाइफ गिवर टू द पीपल हु आर क्लोज टू द नेचर, और उनकी जो लाइवलीहुड होती है वो भी नेचर पे ही डिपेंडेंट होती है। हाउएवर जहाँ एक तरफ नेचर पॉजिटिव सेंस में काम करता है, उसका एक डिस्ट्रक्टिव साइड भी है। तो जहाँ रिवर किसानों के लिए पानी लेके आती है, किसानों के लिए अच्छी मिट्टी लेके आती है, तो फ्लड के टाइम पे वो एक अपना डिस्ट्रक्टिव रूप भी दिखाती है जिसमें जान और माल का नुकसान होता है। राइट, ये चीज़ सेंट्रल है इस ड्रामा के लिए, क्योंकि इस ड्रामा में भी जो नेचर रिप्रेजेंट करेगा वो सी रिप्रेजेंट करेगी नेचर को, क्योंकि आइलैंड है। अब ये आइलैंड के जो पीपल हैं वो जब भी अपना दरवाज़ा सुबह खोलते होंगे तो सामने उनको एक बड़ा सी दिखाई दे रहा है। सी की जो लहरों की आवाज़ है वो एक कांस्टेंट कंपेनियन है उनके लिए। सी में उनको जाना ही जाना है। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम गोइंग टू द सी। सी में वो फिशिंग का काम करते हैं। जो नियरेस्ट टाउन मेन लैंड में है वो गॉलवे है, और इस नाम को आप याद रखिएगा 30 माइल्स अवे, क्योंकि ये इस ड्रामा में आएगा। वहाँ अपने प्रोड्यूसर्स को बेचने जाना है, और जो एसेंशियल आइटम है उसे ख़रीदने जाना है। तो सी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस पीपल जो कि सेमी पीजेंट और सेमी फिशरमैन है।
हाउएवर सी का एक दूसरा रूप भी है जो कि बहुत क्रूअल रूप है, जो कि एक विलन के रूप में भी सी काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि इसी सी में साइक्लोन्स भी आते हैं, इसी सी में तेज हवाएं चलती हैं, लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं, जो कि डेथ और डिस्ट्रक्शन कॉज करती है इन लोगों को जिनको सी में जाना ही जाना है। ठीक है, सो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है नेचर का, और नेचर यहाँ पे सी डिपिक्ट कर रही है, और इस नेचर से कोई एस्केप नहीं है। तो इस नावल में हम काफ़ी डेथ्स को देखेंगे, जो कि पहले नावल शुरू होने से, इस ड्रामा शुरू होने से पहले हो चुकी हैं, और इस ड्रामा के दौरान भी डेथ होंगी, और वो सी के ही वजह से होंगी। जो नेक्स्ट पार्ट जो हमको समझने की है वो ये है कि आयरलैंड जो है वो एक कैथोलिक कंट्री है, तो कैथोलिक रिलीजन का रेफरेंसेस आएंगे इस ड्रामा में, और जब जब वो आएंगे हम उसको पिन पॉइंट करेंगे। कैथोलिक रिलीजन जो है एक हार्ड लाइफ में, और इन पीजेंट इन फिशरमैन कम्युनिटी की जो लाइफ है वो एक हार्ड लाइफ है, और उसको सोलेस प्रोवाइड करेगा कैथोलिक चर्च। एट द सेम टाइम हमको ये नहीं भूलना है कि एक रूरल कम्युनिटी है, जिसमें कि जिस कम्युनिटी में इन जनरल जो पेगन बिलीव्स हैं, जो वो फोक ट्रेडिशंस जो कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, वो ट्रेडिशंस भी साथ में चलेंगे, तो उनका भी रेफरेंसेस आएगा, और जब जब वो आएगा तब तब हम उस ट्रेडिशन को भी देखेंगे। सो दोनों कैथोलिक बिलीव्स और पेगन जो बिलीव्स हैं वो इन पीपल के हार्ड लाइफ में और मुश्किल टाइम में उनको सपोर्ट करेंगे। जो अगली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो है आयरिश रेनेसा या आयरिश या केल्टिक रिवाइवल। अब ये क्या चीज़ है? इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपनी कॉलोनी बनाया, जैसे उन्होंने भारत को अपने उपनिवेश बनाया, ऐसे ही आयरलैंड भी जो था वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी। अंतर ये था कि आयरलैंड काफ़ी सेंचुरी पहले से और काफ़ी लंबे टाइम तक, ये मानो कि आप 400-500 साल, 100-200 साल नहीं, 400-500 साल से उनकी कॉलोनी ही रहा। तो जो पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पैक्ट है इस कॉलोनाइजेशन का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ना सिर्फ उन्होंने उनको पॉलिटिकली डोमिनेट किया, बल्कि उनके रिलीजन को भी उन्होंने एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया। तो जहाँ इंग्लैंड, और हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री है, लेकिन क्योंकि इतने लंबे टाइम तक इंग्लैंड ने वहाँ पे डोमिनेशन किया, तो जो एरिया आयरलैंड का इंग्लैंड के क्लोज था, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट, वो वहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट हो गए, मेजॉरिटी हो गई, जबकि सदर्न पार्ट जो है वो कैथोलिक ही रहा। तो ये एक डिवीज़न रहा, और मॉडर्न टाइम्स में इस डिवीज़न को लेके वहाँ पे काफ़ी समस्या पैदा हुई, इंक्लूडिंग सिविल वॉर भी। मोर मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल फील्ड में हम आयरलैंड में देखते हैं एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट डेवलप होता है, जो कि इंग्लैंड के डोमिनेशन के अगेंस्ट में होता है, और इसका पॉलिटिकल फील्ड में हम कल्मिनेशन देखते हैं होम रूल मूवमेंट के रूप में, और ईस्टर अपराइजिंग 1916 के रूप में। इसको मैं रेफरेंस ही दे रहा हूँ बस इसका, क्योंकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ईस्टर अपराइजिंग 1916। लिटरेचर में इंग्लैंड के लिटरेचर को इन्फ्लुएंस ना करते हुए वो इंडिजीनियस थीम्स में जा रहे हैं, इंडिजीनियस टॉपिक्स में जा रहे हैं, आयरिश टॉपिक्स में जा रहे हैं। चाहे पेंटिंग ले लें हम, लिटरेचर ले लें, या अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स ले लें, अब आयरिश थीम्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है। हर वो चीज़ जो लिटरेचर में अगर हम बात करें, हर वो चीज़ जो इंग्लिश या इंग्लैंड रिप्रेजेंट करता है उसको नहीं दिखाना है, हर वो चीज़ जो आयरलैंड रिप्रेजेंट करना है अब उसको डिपिक्ट करना है। सो जहाँ इंग्लैंड जो है वो मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, अर्बन कंट्री है, कॉस्मोपॉलिटियन है, आयरलैंड को दिखाया जाएगा मोर रूरल, ऑर्डिनरी पीपल को दिखाया जाएगा, उनकी लोकल डायलेक्ट वो स्पीक कर रहे होंगे, सिंपल इकोनॉमिक लाइफ होगी उनकी, सिंपल कम्युनिटी बेस्ड एंड ट्रेडिशनल बेस्ड लाइफ होगी उनकी। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि इस केल्टिक रिवाइवल या आयरिश रिवाइवल में जो कि एसोसिएटेड हैं या जिन्होंने शुरुआत करी है, वो लेडी ग्रिगोरी एंड विलियम बटलर येट्स हैं। इन 1903 आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी वाज फाउंडेड, और इन दोनों ने वो फाउंड करी, और दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, लेडी ग्रिगोरी और विलियम बटलर येट्स की।
जो न्यू आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी जो सेटअप करी है वो द आबे स्ट्रीट में करी है। ये आबे स्ट्रीट जो है डबलिन में, और इसी स्ट्रीट से इस थिएटर का नाम भी पड़ा द आबे थिएटर। सो आप इसको याद रखिएगा। और 1903 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 3 डायरेक्टर्स थे, विलियम बटलर येट्स, जे.एम. सिंह और लेडी ग्रिगोरी। जे.एम. सिंह का जो प्ले है राइडर्स टू द सी, ये मेन स्टेपल था इस थिएटर का मतलब ये है कि उसको बार बार दिखाया गया था, यानी ये जो पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पे। ओनली प्ले वेयर देयर वाज नो वायलेंस, और जेम्स सिंह का सिर्फ ये एक प्ले था जिसमें कि वायलेंस नहीं हुई थी, बाकी उसके सारे प्लेस में वायलेंस हुई थी, राइट। तो इसी के साथ हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है प्ले का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन, जल्दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें जब बहुत ज़्यादा है नहीं, जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, और फिर लाइन टू लाइन करेंगे इस प्ले को। थैंक यू।